हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। रिसेंटली मैं अपनी वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था और किसी ने कमेंट करा था कि यूके में इतना स्ट्रगल होता है। सब लोग यही बात करते हैं कि यूके मत आओ, इतना स्ट्रगल होता है। लेकिन जो लोग इंडिया से यूके जाते हैं वापस तो कभी आते नहीं। और एक यूट्यूबर की मैं वीडियो भी देख रहा था, वो भी इंडिया से ही है और काफ़ी बड़े यूट्यूबर है। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि आप यूके में जल्द से जल्द आ जाओ, बिकॉज एनीवे जो यहाँ पे एक बार पहुँच जाता है उसको वापस तो नहीं जाना पड़ता। या फिर आपने किसी का नाम सुना है जो यूके में आने के बाद इंडिया वापस गया हो? तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे एक वीडियो बनाई जाए। क्या इन रियलिटी जो लोग यूके एक बार आ जाते हैं वो वहीं पे ही सेटल हो जाते हैं, उनको वापस नहीं जाना पड़ता? या फिर जो लोग आते भी हैं वो क्यों वापस नहीं जाते? क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना स्ट्रगल होने के बाद भी यूके में लोग रुक जाते हैं? तो इस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो एक मिथ है उसको मैं बर्स्ट कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है जो लोग एक बार यूके में आ जाते हैं वो वापस नहीं जाते। बिकॉज मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इतने सारे टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिसीजन लिया कि वो यूके से फाइनली इंडिया वापस चले जाएंगे। कुछ तो पढ़ाई करने के बाद ही चले गए, कुछ पीएसडब्ल्यू पे कुछ टाइम जॉब करी और उसके बाद चले गए। एंड इनफैक्ट मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम करते हुए कुछ साल हो गए थे और वो पीआर लिए बिना ही इंडिया वापस चले गए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है जो लोग यूके में आते हैं फिर वो वापस नहीं जाते। कुछ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं और कुछ लोगों को जाना पड़ता है अगर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, अगर उनको आगे का वीज़ा नहीं मिलता या जॉब नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें तो हैं। बट अब डिस्कस करते हैं कि जो लोग आते हैं और वो वापस नहीं जाते तो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला इसका रीज़न ये है कि जब कोई यूके में आता है इंडिया से, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के आता है। पढ़ाई पे काफ़ी पैसे लगते हैं, आपके रहने खाने पीने पे काफ़ी पैसे लगते हैं। पढ़ाई के बाद भी आपको पीएसडब्ल्यू के पैसे देने पड़ते हैं, वो भी अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। तो सबसे पहले सबका जो एम होता है ना वो ये होता है कि हम यहाँ से जाने का भी तब सोचेंगे जब जो इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरी रिकवर हो जाए। तो जो स्टूडेंट यूके में आता है वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है और एक बार उसका जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो एक जॉब ढूंढता है ताकि वो जल्द से जल्द अपना आरओआई रिकवर करे जो भी यहाँ पे पैसा लगा है। तो स्टार्टिंग के 3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं कि 1 साल आप गए पढ़ने, 2 साल का आपका पीएसडब्ल्यू हो गया। और जब आपका पीएसडब्ल्यू में भी 1 डेढ़ साल खत्म हो जाता है तो फिर रेस स्टार्ट होती है कि स्पॉन्सरशिप चाहिए। बिकॉज यूके में स्पॉन्सरशिप लगना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है। तो फिर लोग क्या करते हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर उनके पास लाइसेंस है तो वही काम करते रहते हैं ताकि वो अपनी वैल्यू प्रूव करें और उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। और कुछ लोग क्या होते हैं वो दूसरी कंपनीज में ढूंढते हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो टेक रोल्स में तो थोड़ा स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज लीनियंट है इन टर्म्स ऑफ कंपनी जिनको स्पॉन्सर करना चाहती है, लेकिन नॉन टेक में मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे आने के बाद सारी वही रेस स्टार्ट हो जाती है कि स्पॉन्सरशिप चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। ठीक है, और अब होता क्या है कि अगर आपकी स्पॉन्सरशिप लग भी जाती है ना उसके बाद इंसान एक नई रेस में एंटर हो जाता है और वो होता है पीआर की रेस। कि एक बार स्पॉन्सरशिप मिल गई तो अब आपको पीआर चाहिए। बिकॉज हमें सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि स्पॉन्सरशिप मिल गई है अब लाइफ सॉर्ट हो गई है, बट आज का जो जॉब सिनेरियो है ना उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर के भी दिमाग में ना पीस ऑफ माइंड नहीं है। इतनी ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पे यूके में अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। बिकॉज देखो यहाँ पे मास ले ऑफ बहुत कॉमन हो गए हैं। मतलब 3 4 साल पहले उतना सुनने में नहीं आता था कि इतने फ्रीक्वेंटली ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट अब ले ऑफ्स होना बहुत कॉमन हो गया है। सो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप हो भी तो भी आपको एक डर लगा रहता है कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो। और कई बार होता है कि कंपनी में ले ऑफ होते हैं, आप बच जाते हो, लेकिन आपके दिमाग में एक डर रह जाता है कि आज कोई निकला है तो कल को मेरी बारी ना आ जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो स्पॉन्सरशिप के साथ भी हमेशा ये ना दिमाग में चीज़ रहती है कि ले ऑफ ना हो जाए। बिकॉज देखो पहली स्पॉन्सरशिप मिलना तो मुश्किल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता जो नेक्स्ट जॉब आपको चाहिए उसमें स्पॉन्सरशिप मिलना आसान हो जाएगा। बिकॉज जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स के पास लाइसेंस भी नहीं होता और जिनके पास होता है वो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है आपका स्पॉन्सर करे भी वीज़ा। सो देखो यहाँ पे उस चीज़ का भी बहुत स्ट्रगल है कि पीस ऑफ माइंड नहीं रहता स्पॉन्सरशिप लगने के बाद भी। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि
उनकी एक जॉब लगी है, बट सिंस उनकी वो पहली स्पॉन्सर्ड जॉब थी तो उन्होंने सैलरी पे ज़्यादा अपने फेवर में नेगोशिएट नहीं करा, तो हो सकता है उनको अंडर पे होते हुए स्पॉन्सरशिप लगी हो। अब इसमें होता क्या है कि आप यूके में काम कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब आपको ना दूसरे एम्प्लॉयर्स ने रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको हायर करना चाहते हैं। वो सैलरी बताते हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छी सैलरी बताते हैं जो कि आपको मिल सकती है, ठीक है। बट अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करती तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कंपनी आपको रीच आउट कर रही है उसको ये भी पता हो कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो कई बार आपको ऑफर्स आते हैं लेकिन फिर भी आप दूसरी कंपनी में मूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो कंपनी आपको ज़रूरी नहीं है स्पॉन्सर करे। बट इस चक्कर में होता पता है क्या है, आपको ये लगता है कि यार अभी ना अगर पीआर होती ना तो मैं ईजिली स्विच कर लेता या कर लेती। तो फिर इंसान ये सोचता है कि अभी जैसा चल रहा है चलने दो, यहाँ पे एक बार पीआर हो जाए ना तो मैं फ्रीली कहीं पे भी मूव करूँगा और मेरे को सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काम करते करते ना आपको आइडिया हो जाता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा अगले 2 से 3 साल में या सर्टेन पोजीशंस में। कई बार ये भी होता है कि एक इंसान एक ही कंपनी में काम करता रहता है और दूसरी कंपनी में उसको जॉब नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, और जो करंट कंपनी है वहाँ पे प्रमोशन होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यूके में प्रमोशन आप लगा लो 18 से 24 महीने एक जनरल टाइमलाइन है, प्रमोशन होने में लग ही जाता है। और जो इंक्रीमेंट होता है वो 3-4% का ही होता है। जो प्रमोशन में जो हाइक मिलती है वो इंक्रीमेंट में नहीं मिलती, ईयरली हाइक जो होती है इंक्रीमेंट वाली वो 3 से 4% या फिर कई बार उससे भी कम होती है। तो उतना तो जितना आपका रेंट इंक्रीज होगा 1 साल के बाद या फिर आपके जो खर्चे इंक्रीज होंगे उसमें निकल जाएगा। तो फिर इंसान को ये भी लगता है मैं फ्रीली जॉब ही चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कंपनी में स्टक हूँ, तो एक बार पीआर मिल जाएगी तो उसके बाद मैं फ्रीली मूव कर लूँगा। और कुछ लोगों का ये होता है कि उनको उनकी फील्ड में स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिल रही होती है, सो वो टेम्परेली ये सोचते हैं कि अभी जिस चीज़ में स्पॉन्सरशिप मिल रही है हम वो जॉब कर लेते हैं, और एक बार पीआर मिल गई तो हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में भी लोग, चाहे उनको वो काम अच्छा लग भी नहीं रहा हो, ये सोच के कि एक दिन इस जॉब से मेरा पीआर का रास्ता खुलेगा, तो वो जॉब कर लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू आपको पीआर चाहिए तो 5 साल आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम करना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट और ग्रेजुएट वीज़ा काउंट नहीं होता है, राइट। 10 साल वाला रूट तो फिर और भी लंबा हो गया। तो जो लोग यहाँ पे आए थे उनके स्टार्टिंग के 3 साल और फिर स्पॉन्सरशिप के 5 साल, मतलब 8 साल तो इसी चीज़ में निकल गए कि उनको यहाँ की पीआर मिल जाए। तो इसलिए लोग बोलते हैं जो यूके जाता है वो वापस इंडिया नहीं आता, क्योंकि वो प्रोसेस इतनी लंबी है कि भाई 7-8 साल तो आपको एक पीआर अचीव करने में लग जाते हैं अगर आपकी स्पॉन्सरशिप जल्दी नहीं लगती है तो। अब इसके बाद अगला फैक्टर ये आता है कि यूके में इनिशियल सैलरीज ना काफ़ी कम है, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आपकी सैलरीज काफ़ी डिसेंट हो जाएंगी, और काफ़ी सारी फील्ड्स में वो जो सैलरीज हैं, जो आपकी नेट सेविंग्स हैं, वो इंडिया से बेटर होंगी। अब अगर मैं मैनेजरियल पोजीशंस की बात करूँ तो उसमें आपको 45 से 50,000 पाउंड्स ईयर मिल जाते हैं, जिसमें आप साल का इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ लंदन में रहते हुए आप 15 से 20 लाख रुपए जोड़ सकते हो। और मैनेजरियल पोजीशन के लिए यूके में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। सीनियर मैनेजर में ये जो सैलरी ब्रैकेट होता है ये 60,000 से 80,000 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो उसमें आप और पैसे अर्न कर सकते हो। अब इंडिया में भी लोग कहते हैं सैलरीज बढ़ रही है, तो जो इंडिया में टेक्निकल रूल्स की सैलरी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से नॉन टेक रूल्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है। अगर हम मार्केटिंग का एग्जांपल लें या फिर एचआर का एग्जांपल लें या फिर जो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई और भी चीज़ें हो गई, वो उस स्पेस से नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन यूके में अगर आप एक बार मार्केट में टिक जाते हो ना, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा सेव कर सकते हो कंपेयर टू अगर आप इंडिया में काम करते होते। उसके बाद आता है वर्क कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बात करी थी कि यूके में देखो वर्क लाइफ बैलेंस तो मेरी कंपनी में तो अब तक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। टाइम से जाता हूँ, टाइम से आता हूँ, ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता, और काफ़ी हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, और कोई ऐसे ऑफिस की एज सच पॉलिटिक्स मेरे को फील नहीं हुई, या फिर एक बंदा दूसरे को काट के आगे जाने की कोशिश कर रहा हो। और जो मैनेजर भी है वो भी बहुत कंसर्न रहता है वेलबींग को लेके और ग्रोथ को लेके। सो उस चीज़ के मामले में मेरे को यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा, और एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन्ड रखने के लिए भी यहाँ पे इतने सारे इनिशिएटिव्स लेकर आती है कंपनी। मेरे केस में तो ये सच है, और मैं बाकियों से भी बात करता हूँ, काफ़ियों के केस में ऐसा ही होता है। और उसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में तो आपको पता है
कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आए दिन हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करा जाता है। तो एक बार आप इंडिया में काम कर लेते हो ना, फिर यूके में आने के बाद जो आपको ज़मीन आसमान का कई बार फ़र्क दिखता है, उसको लेके फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार, अब वापस तो नहीं जा सकते। शायद ये चीज़ सबके केस में ट्रू ना हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मैं बात करता हूँ उनके लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि वर्क एनवायरनमेंट यूके में आपको ज़्यादातर कंपनीज़ में काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा और काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ यूके में लोगों को फ्रीडम की आदत पड़ जाती है। उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो जिस टाइम सोएं, जिस टाइम उठें, जो मर्ज़ी खाएँ पिएँ। तो जो फ्रीडम आती है ना लोगों के हाथ में, उनको वो बहुत पसंद होती है। अब इस चीज़ को नेगेटिवली परसीव भी किया जा सकता है, पॉजिटिवली भी, बिकॉज़ अगर आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपके पास सारा टाइम सिर्फ अपने लिए है, तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। आप अपस्किलिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर गलत चीज़ों में पड़ गए तो वो बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन लोगों को जो वो फ्रीडम की आदत पड़ जाती है कि अपना पूरा घर होना, अपना स्पेस होना, कोई रोक टोक करने वाला ना हो, उस चीज़ में लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है और फिर वो सोचते हैं कि इंडिया वापस क्यों ही जाएं। एंड इसके साथ साथ एक जो लाइफस्टाइल बन जाता है, शाम को वीकेंड पे कहीं घूमने निकल जाना, कभी यूरोप के प्लान बना लेना। यहाँ पे सीजनल मार्केट्स लगती हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, इतनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन है, अब दिल्ली में फेसबुक पे मेमोरीज आती है ना, तो मेरे पास फेसबुक पे 8 साल पुरानी मेमोरीज आई और उस पे मैंने एक क्या कहते हैं पोस्ट डाला था दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और वो 8 साल पहले भी दिल्ली में सेम प्रॉब्लम थी, अब भी सेम प्रॉब्लम है। हर साल न्यूज़ हेडलाइन आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन एज सच आता नहीं है। अब लोगों की ऐसी उम्र निकल जाएंगी और इतनी सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया कि दिल्ली में रहते रहते लोगों की ओवरऑल जो एज है वो 7 से 8 साल इन देयर लाइफ टाइम वो कम हो जाती है। तो लोग इतना पैसा इसलिए कमाते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो उसको खर्चे या मतलब जो भी लाइफ एंजॉय करें, लेकिन अगर उनकी लाइफ ही कम हो रही है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो इंसान उस पैसे का क्या ही करेगा। तो ये सब चीज़ें भी इंसान ना एक बार सोचता है। मतलब आप बहुत ईजिली डिफरेंस पता लगा सकते हो जब आप उन पार्क्स में जाते हो। खुले खुले पार्क्स होते हैं, बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, और गर्मियों में तो जो ब्यूटी होती है इन पार्क्स की, एकदम मस्त सनशाइन आती है और जो इन्वायरमेंट बनता है ना, वो मैंने इंडिया में शायद ना ही देखा हो या बहुत रेयर देखने को मिलता हो। सो वो पूरा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा होता है। आप शुद्ध आबो हवा में जाके सांस लेते हो, आप ब्रीदिंग करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, एक अच्छी हवा आप ब्रीथ कर रहे हो। तो वो उतना प्योर एनवायरनमेंट, वैसा लाइफस्टाइल, शाम को कहीं भी निकल जाना, इतनी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने को होती है लंदन में जो आप कर सकते हो। तो वो चीज़ लाइफ को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है। और एक बार आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल यूके में बन जाए तो वो लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे रहने में। इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी यूके में रहते हैं बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास सिविक सेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब दिल्ली में मैं ड्राइव करता हूँ तो मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो मैं यूके में फ्रीक्वेंटली ड्राइव नहीं करता, लेकिन सड़कों पे मैं देखता हूँ गाड़ियाँ, तो मतलब फ़र्क दिख जाता है कि लोगों में सिविक सेंस की यहाँ पे थोड़ी कमी लगती है मुझे दिल्ली में। और उसके साथ साथ लोग जिस साफ़ सफाई से रहते हैं, लोगों में जो कॉमन कर्टसी होती है, अगर आप एक स्टोर में भी जा रहे हो तो शायद आपको यूके में जो हॉस्पिटैलिटी है, जो कर्टसी आपको वहाँ पे ऑफ़र करी जाए, कई बार वो यहाँ पे नहीं ऑफ़र करी जाती। मतलब मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स कर रहा हूँ, मेरे भी काफ़ी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसा ही नहीं है सब कुछ इंडिया में ही ख़राब है, बट काफ़ी सारे मेरे भी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें मुझे फ़ील हुआ कि भाई यूके में लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें कर्टसी ज़्यादा है, उनमें सिविक सेंस ज़्यादा है। तो ऐसी सोसाइटी में रहने के बाद जब आप यहाँ पर वापस आते हो, आपको लगता है कि भाई ये लोग कब सुधरेंगे। तो ये फीलिंग भी कई लोगों में होती है, जिसकी वजह से फिर वो सोचते हैं कि यूके में ही रह लेते हैं। इसके बाद अगर हम सेफ्टी फॉर फीमेल्स की बात करें तो वो भी, जितना मैंने लड़कियों से सुना, उनको यूके में ज़्यादा सेफ फील होता है कंपेयर टू सिटीज़ लाइक दिल्ली। अगर वो ज़्यादा लेट नाइट तक भी बाहर हैं, वो जैसे मर्जी कपड़े पहन रही हैं, वो जो भी कर रही हैं, लोग उनको शायद उतना घूरे ना जैसे उनको यहाँ पे फील होता हो, या फिर उनको उतना अनसेफ फील ना हो। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिकली, मतलब वैसे तो सेफ़ मैं बोलूँगा दोनों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए, लेकिन फ़ीमेल्स के थ्रू मैंने सुना है कि उनको थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम महसूस होती है, थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो यूके में रहती हैं। ऐसा नहीं है, देखो यूके में कोई क्राइम नहीं होता, देखो स्वर्ग तो है नहीं यूके, वहाँ पे भी दिक्कतें हैं। अभी हम कंपैरिजन की थोड़ी बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में यूके बेहतर है, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं।
और जो लास्ट पॉइंट है शायद उतना बड़ा ना हो, बट कुछ लोगों को उनका सोशल जो स्टेटस होता है वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि फैमिली में बात होती है कि हमारा बच्चा तो बाहर रह रहा है, बाहर पढ़ रहा है, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है रिश्तेदारों से, घर वालों से और इधर-उधर के लोगों से। तो कुछ लोगों को उस चीज़ में भी मज़ा आने लगता है और उनको लगता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट चली जाएगी अगर वो फाइनली इंडिया मूव हो जाते हैं। तो उतना प्रैक्टिकल पॉइंट तो ये नहीं है, बट ये भी मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। सो कुल मिला के यही सारे पॉइंट्स थे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो कि यूके में जब लोग आते हैं तो जो लोग वापस नहीं जाते वो क्यों नहीं जाते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यूके की बस तारीफ़ ही करी है पूरी वीडियो में, बट मेजरली जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। कुछ नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आएँगी तो उस पे मैं अलग वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय।